हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इतिहास कई तरह के महान नायकों, शूरवीरों और योद्धाओं से भरा पड़ा है। तो उनमें से कई नायकों के बारे में हम जानते हैं और कई नायकों के बारे में हमारी इतिहास की किताबें हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देती। कुछ ऐसे ही नायकों की कहानी और उनके शौर्य की गाथाओं की चर्चा आज के समय करना बहुत जरूरी हो जाता है, खास तौर से ऐसे दौर में जब उनसे जुड़ी हुई जो शौर्य की कथाएं हैं वो कई सारे युवाओं को आने वाले समय के लिए प्रेरित कर सकती हैं, देशभक्ति से जोड़ सकती हैं। लेकिन उनसे जुड़ा हुआ जो एक ऐतिहासिक पहलू है उसको जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि एक समय में उन्होंने जब योगदान दिया था तो उनका योगदान जाया ना जाए, व्यर्थ ना जाए। हम सभी उनको याद कर सकें और वो सम्मान दे सकें जिसके वे हकदार हैं। तो एक ऐसे ही नायक की कहानी आज हम यहाँ पर चर्चा में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है वह है असमिया आत्म पहचान और गौरव के प्रतीक लचित बोरफुकन। तो लचित बोरफुकन की जयंती एक तरीके से मनाई जा रही है और 3 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के डिस्कशन में हम पूरी बात को समझेंगे। तो खबर आई है, द हीरोइज्म ऑफ लचित बोरफुकन, लेजेंडरी अहोम जनरल एंड प्राउड सिंबल ऑफ असमीज सेल्फ आइडेंटिटी। तो असम के लोगों की आत्म पहचान से जुड़े हुए हैं और अहोम साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, कमांडर इन चीफ रहे हैं, वहां पर आर्मी के जो है सेनापति रहे हैं सेना के। और इनका नाम जो कहा जाता है लचित बोरफुकन, लाचित बोरफुकन, अलग अलग तरह से इनके नाम को बोला जाता है। तो चर्चा में क्यों है इस पर बात करते हुए और थोड़ा सा देखकर आगे बढ़ेंगे। अहोम साम्राज्य से इनका जुड़ाव है, इसका इतिहास जानेंगे, लचित बोरफुकन के बारे में जानेंगे, इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों को देखेंगे, उन लड़ाइयों में इनकी रणनीतियों को समझेंगे, संस्कृति से क्या जुड़ाव रहा है असम की, इसको समझेंगे। निष्कर्ष देखते हुए एक सवाल प्रीलिम्स का सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। यह जो विषय है जीएस पेपर 1 के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सेक्शन से जुड़ जाता है। खास तौर से एक ऐसा हम कह सकते हैं भारत का क्षेत्र जो कि इतिहास की किताबों में जो मुख्य किताबें हैं उनमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये असम के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसको हम समझेंगे। तो चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि भारत के गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और कई सारे अन्य लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए हैं जहां पर उन्होंने लिखा है, वीर लचित बोरफुकन ने अपने साहस, रणनीति और युद्ध कौशल से सरायघाट के युद्ध में विदेशी आक्रांताओं से असम की पवित्र संस्कृति और भूमि को सुरक्षित रखने का अद्भुत काम किया। इस बार उनकी 400वीं जयंती मनाई जा रही है और 23 से 25 तक एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए उनको याद किया गया है और ऐसा आग्रह उन्होंने किया है कि सभी को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, सरायघाट के युद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए। कुछ जानकारी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 3 दिवसीय उत्सव है जिसके लिए एक थीम गीत भी प्रस्तुत किया गया है और इनके बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत अगर आप कुछ समय पहले देखेंगे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इनसे जुड़ा हुआ एक स्मारक का लोकार्पण किया था, उससे बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। तो हम शुरू करें अहोम साम्राज्य के इतिहास से कि किस तरह से पूरी कहानी और पूरा घटनाक्रम जुड़ता है। तो अहोम राजाओं का शासन जो कि असम के क्षेत्र पर था लगभग 13वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक देखने को मिलता है। अब ये जो क्षेत्र है लगभग वर्तमान असम का काफी बड़ा क्षेत्र है जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी और निचले इलाकों में फैला हुआ था। लगभग 600 सालों का शासनकाल रहा अहोम साम्राज्य के अंतर्गत और ये एक समृद्ध बहुजातीय साम्राज्य था जहां पर कई तरह की जातियां और लोग एक साथ रहते थे। इस पूरे कालखंड में हम जिस कालखंड की चर्चा करेंगे वो इसका एक छोटा सा घटनाक्रम और युद्ध का वर्णन होगा। तो यहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी उसमें चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। तो वो जो कालक्रम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अहोमों का मुगलों के साथ संघर्ष था, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसी कालखंड के अंतर्गत इस कालक्रम में बोरफुकन की कहानी आती है। तो 1615 से 1682 तक का ये कालखंड है जहां पर जहांगीर के शासनकाल से लगाकर औरंगजेब के शासनकाल तक ये पूरी घटनाक्रम में हमें देखने को मिलेगा। तो प्रमुख प्रारंभिक जो सैन्य संघर्ष थे वो जनवरी 1662 से शुरू हुए थे। क्यों शुरू हुए थे? क्योंकि मुगल उस समय अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहे थे और दक्षिण की ओर विस्तार करते जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने
पूर्व की ओर विस्तार करने के लिए भी कई सारे प्रयास किए। एक ऐसे ही प्रयास के दौरान उनका संघर्ष अहोम साम्राज्य से होता है, जहां पर इस युद्ध की चर्चा आज की जाएगी। तो उन्होंने शुरुआत में आंशिक जीत हासिल की इस युद्ध में और असम के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक, तो अहोम की राजधानी थी गढ़गांव, उसके भी कुछ क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए उन्होंने कब्जा कर लिया। आगे चल करके वहां के जो राजा थे स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह, उनके अधीन फिर से कई सारे संघर्ष शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके वे कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस से छुड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने क्षेत्रों को वापस प्राप्त करते हैं। फिर औरंगजेब को ये बात ठीक नहीं लगती। उसके बाद औरंगजेब 1669 में राजा राम सिंह प्रथम को वहां पर भेजते हैं युद्ध करने के लिए और फिर वो जाकर के खोए हुए क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और 1671 में सरायघाट की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। 1671 की सरायघाट की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर बोरफुकन ने अपनी कई सारी रणनीतियों और योजनाओं के बल पर जीत हासिल की थी। ठीक, तो अब लचित बोरफुकन के बारे में कुछ जानकारी ले लें। लचित निश्चित तौर पर एक शानदार सैन्य कमांडर थे और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, जहां पर अहोम साम्राज्य था, जहां पर युद्ध लड़े गए, उस क्षेत्र के लिए और आसपास की पहाड़ियों से ये भली भांति परिचित थे। शुरू से ही इनका जीवन वहां पर बीता था। तो राजा चक्रध्वज सिंह जो थे, उन्होंने अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकन में से एक के रूप में इनकी नियुक्ति भी की थी। बोरफुकन जो शब्द है वह उस समय एक पद के रूप में जाना जाता था, इस बात को भी आपको समझना है। बोरफुकन एक तरह से आप कह सकते हैं कि सभासद का एक पद होता था, जिसके पास प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां होती थी। ठीक, इसके अलावा लचित बोरफुकन वहां पर जो सेनापति थे, वहां की सेना के उसके पद पर भी थे, तो इनके पास सैन्य जिम्मेदारियां भी थी। यानी इनके पास 3 तरह की शक्तियां थी, जिसका उपयोग करके ये महत्वपूर्ण रणनीतियां बना रहे थे। तो मुगलों की सेना जो थी, उसकी एक लड़ाई करने की खास पद्धति थी कि वो सीधे युद्ध पर ज्यादा भरोसा रखते थे और चूंकि उनके पास एक विशाल सेना थी, इसलिए वो खुले क्षेत्र में लड़ाई करना ज्यादा प्रेफर करते थे, ज्यादा युद्ध लड़ते थे और जीतते थे। लेकिन जिसके पास कम सेना होगी, उसको पहाड़ी क्षेत्रों से युद्ध करना होगा, तो वहां पर आपने सुना होगा गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति या इस रणनीति का उपयोग लचित बोरफुकन करते थे। ये लगभग वैसी ही रणनीति है, इसको छापेमार युद्ध भी कहते हैं, जैसा उस समय मराठा साम्राज्य के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे और मुगलों के खिलाफ उन्होंने इस पद्धति का बेहतरीन उपयोग किया। लेकिन एक जैसी स्थिति आज के समय शिवाजी महाराज को लोग याद करते हुए या उनकी स्थिति को देते हैं, उनकी महानता को याद करते हैं, वैसा दर्जा लचित बोरफुकन को नहीं मिल पाया, जिसके क्रम में उनकी जयंती आज मनाई जा रही है और उनको याद किया जा रहा है। तो इन गुरिल्ला रणनीति का एक फायदा यह था कि छोटी और तेज गति से चलने वाली जो सेना थी वो और ज्यादा सक्षम हो जाती थी, क्योंकि वे हमला करते थे और वहां से भाग जाते थे। बदले में जो बड़ी सेना है वह इतनी जल्दी पलटवार नहीं कर सकती और उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं, क्योंकि जब हमला होगा तो उनके कुछ ना कुछ सैनिक मरेंगे, कोई ना कोई बड़े पद के लोग मरेंगे। तो इससे क्या होगा, जब वे हमला वापस से उस हमले को रोक करके प्रतिशोध नहीं ले पा रहे होंगे, तो सेना के बीच में जो नकारात्मक स्थितियां हैं वो पैदा होंगी, सैनिकों का मनोबल टूटेगा। तो यहाँ पर गुरिल्ला रणनीति बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। तो छत्रपति शिवाजी की तरह भी इन्होंने भी कई सारी मुठभेड़ की, जहां पर मुगल शिविरों और वहां के बड़े पदों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। कोई बड़े पद पर मौजूद व्यक्ति को मार देना अपने आप में सेना का मनोबल तोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो युद्ध की एक घटना यहाँ पर दी हुई है, यानी कि मानसून के समय ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो जल है, जल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में मुगलों की योजनाएं और उनकी जो स्थितियां थी और ज्यादा जटिल होती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या करते हैं, वहां पर अलाबोई की तलहटी के आसपास डेरा डाल लेते हैं। लेकिन अहोम राजा उस समय एक बड़ी गलती ये कर देते हैं कि बोरफुकन को सीधा हमला करने का आदेश दे देते हैं कि सामने से जाकर के हमला कर देना चाहिए। सामने से जैसे ही हमला होता है तो मुगलों की विशाल सेना उस हमले को रोकती है और यहाँ पर लगभग 10,000 अहोम योद्धा मारे जाते हैं और 1669 में मुगलों की एक तरह से उस समय जीत हो जाती है। उसके बाद फिर अगला युद्ध होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सरायघाट की लड़ाई। तो मुगल उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, घाटी के जरिए नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तो लचित जो कि निश्चित तौर पर एक महान नौसैनिक योद्धा थे और रणनीतिकार थे, वो एक योजना बनाते हैं। वो एक ऐसी योजना बनाते हैं जहां पर कुछ
सैनिकों या फिर कुछ नावों के साथ सामने से हमला करना होता है, और उसके बाद एक बड़ी सेना, प्रमुख सेना पीछे से हमला करने वाली थी। तो जब ये सामने से हमला करते हैं तो मुगलों की एक बड़ी सेना उन पर टूट पड़ती है और पीछे इस बारे में नहीं देख रही होती कि पीछे भी बड़ा हमला होने वाला है। तो पीछे से जब बड़ा हमला होता है उसके बाद इनकी निर्णायक जीत होती है। लेकिन इस युद्ध के दौरान या इस युद्ध के बाद लंबे समय तक वो बीमार रहते हैं, और इस बीमारी के चलते सरायघाट की लड़ाई के 1 साल बाद लचित बोरफुकन की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इनके बारे में इतिहास में बहुत कम जानने को मिलता है। कुछ प्रमुख किताबें हैं जो इनके बारे में बताती हैं, लेकिन ये असमिया संस्कृति से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर संस्कृति और समुदाय का अपने नायक होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, उनसे वो जोड़ करके देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जोड़ते हैं। तो इनकी पहचान इस तरह से देखी जाती है कि इन्होंने बाहरी बाधाओं के प्रतिरोध किया उनका, और प्रतिरोध के एक प्रतीक रहे। इसके अलावा महानतम नायक थे, वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता के प्रतीक थे, असमियों या असम के लोगों की आत्म पहचान थे, सेल्फ आइडेंटिटी। और 1930 के दशक के बाद से ही अगर हम देखें तो इनका जो लचित दिवस है उसका आयोजन किया जा रहा है, और अब उसके 400 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं, इसलिए 3 दिवसीय आयोजन की घोषणा की गई है। ऐसे में इनको याद करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इतिहास की किताबों में इनसे जुड़े हुए अध्यायों को शामिल किया जाना चाहिए। चलिए अब लेते हैं आज का सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, लचित बोरफुकन ने 1961 में सरायघाट की लड़ाई लड़ी। दूसरा, लचित बोरफुकन गोरिल्ला युद्ध पद्धति के बड़े जानकार थे। तीसरा, इस वर्ष उनकी 400वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको इस सवाल का जवाब देना है। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। अगर इससे कोई सवाल बने तो आप उसका उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। शुक्रिया।